नमस्कार प्रिय छात्राओं। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर धर्मा यादव। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है हिंदी उपन्यास। आप सभी इस विधा से भली भांति परिचित होंगे। साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपने कई उपन्यास पढ़े भी होंगे। आपके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि जिसे भी पढ़ने का शौक है या जिसकी साहित्य में रुचि है, ऐसे लोग चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों या किसी भी भाषा या संप्रदाय के हों या किसी भी विधा की विद्यार्थी हों, हर कोई उपन्यास से भलीभांति परिचित है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि उपन्यास का प्रारंभ कैसे हुआ, हिंदी साहित्य में उपन्यास कब से लिखा जाने लगा, पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है और साथ ही इसका विकास जो है वो किन किन कालखंडों में किस तरह से हुआ, उन कालखंडों में किस तरह के उपन्यास लिखे गए, कौन से प्रमुख उपन्यासकार थे और उस दौरान किस तरह की परिस्थितियां थी जिसका वर्णन उन्होंने अपने उपन्यासों में किया। तो आप ध्यान से सुनिएगा और साथ ही जो जो मुख्य बिंदु हैं उनको अपने रजिस्टर में भी जरूर नोट करना। तो आइए आज हम बात करते हैं हिंदी उपन्यास, उद्भव एवं विकास, इसका प्रथम भाग। हिंदी उपन्यास का जो प्रारंभ है वो साहित्य की अन्य गद्य विधाओं के समान ही ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों का जो साहित्य था, अंग्रेजी व बांग्ला जो उपन्यास थे, उनको पढ़कर जो हिंदी साहित्यकार थे उन्होंने प्रेरणा ली और हिंदी में उन्होंने उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। इसका उल्लेख एक जगह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी किया है। सरस्वती में एक निबंध उनका प्रकाशित हुआ, उसमें वो कहते हैं कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक थे और उनका उल्लेख कई बार हम पढ़ने के दौरान करते हैं। साहित्य के विद्यार्थी उनके नाम से परिचित हैं। इसी के साथ बालकृष्ण भट्ट ने भी एक जगह लिखा है कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि साहित्य में हिंदी उपन्यास का उद्भव बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों को ध्यान में रखते हुए किया गया और प्रारंभिक जो उपन्यास थे उनमें अधिकांश जो लिखे गए उनमें अनुवाद ज़्यादा थे, है ना। और प्रारंभिक उपन्यास केवल मनोरंजन पर लिखे जाते थे। धीरे धीरे करके इनका विकास हुआ, जिस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो इस तरह से हिंदी में उपन्यास का जो प्रारंभ है वो अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में उपन्यास का प्रारंभ अंग्रेजी से अनुदित, अनुदित होते हैं अनुवाद करके, है ना। अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, इन सब से अनुवाद करके जो रचनाएं लिखी गई उनको अनुदित कहते हैं। तो हिंदी में उपन्यास अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों से प्रारंभ हुए। सन 1853 में वंशीधर द्वारा थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का अनुवाद किया गया। डॉक्टर जॉनसन के उपन्यास का अनुवाद रासीलाल के नाम से हुआ है। तो इस तरह से कुछ उपन्यास हमें मिलते हैं जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित हुए। इसके अतिरिक्त जब हम हिंदी में प्रथम उपन्यास की बात करते हैं, आपके समक्ष लिखा हुआ है ये, तो दो उपन्यास अक्सर चर्चा में आते हैं और विद्वानों में इसको लेकर मतभेद भी रहता है कि किसे हम हिंदी का प्रथम उपन्यास माने। तो पहला नाम जो है वो श्रद्धाराम फुल्लोरी का, जिन्होंने भाग्यवती लिखा 1877 में, और दूसरा नाम लिया जाता है लाला श्रीनिवास दास का, जिन्होंने परीक्षा गुरु लिखा 1882 में। लेकिन जब उपन्यास के तत्वों की हम बात करते हैं कि जो रचना लिखी गई उसमें क्या उस तरह के तत्व हैं भी, क्या वास्तव में वो उस कसौटी पर खरी उतरती है जिसे हम उस विधा का नाम दे सकें, तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अधिकांश विद्वान परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। रचना काल की दृष्टि से भाग्यवती पहले लिखा गया, लेकिन जो औपन्यासिक तत्व हैं उनके आधार पर अगर देखा जाए तो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में सुधारवादी प्रवृत्ति अधिक थी
भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश जो है इसमें दिया गया। तो आपको अगर कहीं मिलता है, और हो सकता है आपको नेट पे भी ये मिल जाए, तो आप इसको पढ़िएगा और आप जानिएगा कि किस तरह से प्रारंभिक उपन्यास जो है लिखे जाते थे। आजकल आप जो पढ़ते हैं वो उपन्यास किस तरह के हैं, उनसे एक तुलना भी आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं उपन्यास को। हिंदी उपन्यास का विकास क्रम। जब हम बात कर रहे हैं कि हिंदी उपन्यास का लिखना हमने अंग्रेजों से सीखा या अनुदित करके हमने इस विधा से परिचय किया, तो इसका विकास किस तरह से हुआ, प्रारंभ जिस तरह से हुआ है, तो क्या हिंदी में प्रचुर मात्रा में उपन्यास लिखे गए, और लिखे तो किन किन ने लिखे और वो थे किस तरह के, ये एक सवाल हमारे मस्तिष्क में आता है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे आगे कि हिंदी उपन्यास किन किन कालों में विकास करते हुए आज तक पहुंचा है। तो उपन्यास सम्राट के नाम से आप सब परिचित हैं, प्रेमचंद से। उनको केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला युग है प्रेमचंद पूर्व युग, दूसरा प्रेमचंद युग और तीसरा प्रेमचंदोत्तर। तो इस तरह 3 कालखंडों में हम उपन्यास को समझेंगे, जानेंगे कि इस विधा ने इन 3 कालखंडों में किस तरह से अपने आप को विकसित किया। तो सबसे पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। आइए हम देखते हैं इसमें। यह उपन्यास का पहला चरण है। देखिए, साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, गद्य क्योंकि हमारे यहाँ आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ, पद्य में हमने बहुत सारी इसके विकास क्रम को जाना है, आदिकाल, भक्ति काल आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन गद्य की जब बात आती है तो वो आधुनिक काल से ही मानते हैं, और जब प्रारंभ होता है किसी भी रचना का तो हम उसको उतने परिष्कृत रूप में नहीं देखते हैं। तो यहाँ जब उपन्यास की हम बात करते हैं तो ये उपन्यास का पहला चरण था, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। इस काल में मुख्य रूप से सुधारवादी एवं उपदेशवादी, जैसा कि मैंने आपको बताया परीक्षा गुरु उपन्यास जो था वो किस तरह का था, तो उसी तरह के उपन्यास उस दौर में लिखे गए। तो सुधारवादी और उपदेशवादी, जिसमें पात्रों पर केंद्रित जो कथाएं थी वो इसी तरह की थी कि किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया, और उन्होंने साथ ही एक संदेश भी दिया कि इस तरह का आचरण हमें नहीं करना चाहिए, या समाज के अनुकूल किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। इस तरह कुछ सुधार और उपदेश जो हैं वो इन उपन्यासों में होते थे, लेकिन इनका उद्देश्य जो था वो केवल मनोरंजन ही था। उस कहानी को इस तरह से गढ़ा जाता था कि पाठक उससे बंधा रहे, उसको पढ़े, उसको छोड़े नहीं, और उपन्यास जो है वो रुचिकर रहे। इस तरह के उद्देश्य के साथ रचनाकार लिखते थे, लेकिन उसमें कोई ना कोई उपदेश जरूर होता था। तो इस तरह से प्रारंभ में उपन्यास लिखे गए। श्रद्धाराम फुलोरी और लाला श्रीनिवास दास का हमने जिक्र अभी किया ही था। इसके अतिरिक्त इस काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास भी बहुत अधिक लिखे गए, जिनका जनजीवन से कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी घटनाएं, उसका कथानक इस तरह का होता है जिस पर हम विश्वास नहीं कर पाते, कि वो काल्पनिक कितने होते हैं उनमें। कथानक को इस तरह का बनाया जाता है कि हमें लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो इस तरह के प्रश्न जनजीवन से जुड़ते नहीं हैं, तो वो केवल मनोरंजन को ही ध्यान में रखकर लिखे गए। तो प्रत्यक्ष संबंध हमें यहाँ नजर नहीं आता। तिलिस्मी उपन्यासों में यद्यपि प्रेम चित्रण कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं, मैं कहूंगी कि अधिकांश में राजकुमार और राजकुमारी होते थे, तो प्रेम कहानी वो चलती थी समानांतर रूप से, किंतु इन रचनाकारों का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही कि रहस्य रोमांच की दुनिया में ले जाकर अपने पाठकों को चमत्कृत करना, उनको इस तरह से अपनी उपन्यास कला से जोड़े रखना कि उनमें एक कौतूहल जागृत हो कि अब आगे क्या होने वाला है। इस तरह की रचनाएं आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी इसी तरह के आनंद की अनुभूति होगी। और इसमें ये रचनाकार काफी सफल भी रहे हैं उस दौर के, कि भाषा की दृष्टि से भले ही हम उनको सफल नहीं कहें, कथानक, लेकिन उनका इस तरह का गढ़ा गया कि वो पाठक को वाकई चमत्कृत करता है। और आगे हम उल्लेख करेंगे इसी तरह के प्रसिद्ध रचनाकारों का जिन्होंने अपना नाम इस तरह के साहित्य में अमर कर दिया। तो इसमें प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में जिनका नाम सर्वाधिक आदर से लिया जाता है वे हैं बाबू देवकी नंदन खत्री।
ऐसा कहा जाता है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषी साहित्य प्रेमियों ने भी हिंदी सीखी। बाबू खत्री ने तिलस्मी व एआरी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि। देखिए, चंद्रकांता नाम सुनते ही आपको थोड़ा सा कुछ याद आया होगा कि किस तरह एक जो धारावाहिक है, आप हो सकता है आपने अभी नहीं देखा हो उस तरह का, लेकिन टीवी पर इसका आधुनिक रूप भी हमने देखा है। वो मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, लेकिन चंद्रकांता करके एक आता था धारावाहिक। लेकिन आप जो अपने बड़े बहन भाई हैं या मम्मी पापा हैं उनसे पूछेंगे तो आप उसकी प्रसिद्धि को समझ पाएंगे कि लोग बड़े चाव से उस धारावाहिक को देखा करते थे। और वो चंद्रकांता जो है इसी देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित है। उसमें वही सारी कहानी होती थी कि राजकुमार है, राजकुमारी है, राजकुमारी को कोई राक्षस उठा के ले जाता है, फिर राजकुमार उसको छुड़ाने जाता है, और बहुत सी जो शक्तियां हैं, जो अदृश्य शक्तियां शक्तियां हैं, जिसमें एआर होते हैं, उड़ के जो चले जाते हैं, है ना, तो वो सब चीजें उन उसका साथ देती हैं। तो बड़ी ही रोचक और दिलचस्प जो इनका कथानक होता है वो पाठक को बांधे रखता है, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाता है, उसमें कौतूहल की वृद्धि करता है, और वो लगातार इस रुचि के साथ उपन्यास को पढ़ता है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह की कहानियों के साथ बाबू देवकीनंदन खत्री ने जो उपन्यास लिखे वो इतने प्रसिद्ध थे कि जो दूसरी भाषाओं के लोग थे, जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, वो भी ऐसे उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखते थे। जैसा कि आजकल की युवा पीढ़ी में बड़ा क्रेज हमें देखने को मिलता है कि वो अंग्रेजी की तरफ इतना आकर्षित हो रहे हैं कि अंग्रेजी में कुछ इस तरह का लिखा जा रहा है तो उसको वो पढ़ने के लिए भाषा पर भी जोर देते हैं, साथ ही अपनी रुचि भी प्रदर्शित करते हैं। तो उसी दौर में हिंदी को लेकर भी इसी तरह का चाव था, और आज भी हिंदी में काफ़ी अच्छा लिखा जा रहा है। वो अलग बात है कि हम लोग उस तरफ इतना जागरूक नहीं हैं या देख नहीं रहे हैं। आधुनिक जो रचनाकार हैं, युवा पीढ़ी है, वो काफ़ी रोचक लिख भी रही है। आप लोग ढूंढेंगे और साहित्य की विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस किस तरह की रचनाएं लिखी जा रही हैं। तो इस तरह से पहला जो नाम है वो है बाबू देवकीनंदन खत्री का, जिन्होंने ये उपन्यास लिखे। और अगर आप अपने पढ़ने में रुचि रखते हैं, अपने पाठ्यक्रम से अलग अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो कभी जरूर पढ़िएगा इस तरह की रचनाओं को। आगे हम नाम लेंगे इस युग के जो अन्य प्रमुख उपन्यासकार हैं उनमें पंडित बालकृष्ण भट्ट का अ, इस काल के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके लिखे 3 उपन्यास हैं, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इनके उपन्यासों का जो मूल स्वर है वही सुधारवादी और उपदेशमूलक है, और ये प्रसिद्ध रचनाकार इस युग के माने जाते हैं। दूसरा नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न नामक एक बड़ा उपन्यास लिखा, जिसमें राधा कृष्ण प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर हुआ है। रीतिकाल में जिस तरह का सौंदर्य चित्रण और नक्श वर्णन किया गया था, उसी तरह की पद्धति पर आधारित राधा कृष्ण प्रेम का चित्रण इन्होंने यहाँ किया है। तीसरे जो प्रमुख उपन्यासकार हैं वो हैं लज्जाराम मेहता। उन्होंने सुधारवादी उपन्यास लिखे, और इन उपन्यासों में इन उपन्यासों में है धूर्त रसिक लाल, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू आदि। इसके बाद राधा कृष्ण दास, जिन्होंने गोवध समस्या पर आधारित उपन्यास निस्सहाय हिंदू लिखा, 1890 में इन्होंने ये उपन्यास लिखा था। और बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू आदि उपन्यासों की जो मैं बात कर रही थी, इनमें जो सामाजिक बुराइयां हैं, इनके परिणामों को चित्रित करके पाठकों को उपदेश देने का प्रयास रचनाकार ने किया है। तो इस तरह इस युग में काफ़ी अच्छे उपन्यास लिखे गए जो उपदेश मूलक और आदर्शों पर आधारित थे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रारंभ में ही हमने बात की थी, कि जासूसी उपन्यास भी इस युग में लिखे गए, क्योंकि
तिलिस्मी दुनिया के साथ साथ जो जासूसी उपन्यास हैं वो भी उतने ही रोचक और कुतूहल से भरे होते हैं। तो हिंदी में जासूसी उपन्यास की शुरुआत का श्रेय गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। अंग्रेजी उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखे। कानन डायल के उपन्यास आप अंग्रेजी में देखिएगा, उन्होंने इसी तरह के उपन्यास लिखे हैं और उनसे काफी प्रभावित थे गोपाल राम गहमरी, और उन्होंने हिंदी में इस तरह के उपन्यास लिखे जैसे कि अंग्रेजी में आर्थर कानन डायल ने लिखे हैं, जिनमें प्रमुख हैं सरकटी लाश। जैसा कि नाम से ही आपको एक कौतूहल होगा कि इसमें ऐसा क्या होगा। कई लोगों की रुचि होती है, वो इस तरह के धारावाहिक भी देखते हैं, इस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो उसी तरह के पाठक वर्ग के लिए ये उपन्यास बड़े ही रुचिकर रहे और उनको प्रसिद्धि मिली। इनमें नाम देखिए आप, सरकटी लाश, जासूस की भूल, गुप्त भेद, एक और उपन्यास है इनका जासूस की अय्यारी आदि। इन उपन्यासों ने विशुद्ध मनोरंजन का ही कार्य किया। जासूसी उपन्यासों में जो दूसरा नाम है वो है आपके किशोरी लाल गोस्वामी का, जिन्होंने लिखे जिंदे की लाश, तिलिस्मी शीश महल, लीलावती, याकूत तख्ती। ये भी इनका एक और उल्लेखनीय उपन्यास है। गोस्वामी जी ने कुछ सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें समाज सुधार पर विशेष बल दिया है। जासूसी उपन्यासों के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें जैसा कि उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति थी समाज सुधार, उस पर उन्होंने बल दिया है। ऐसे उपन्यासों में प्रणयिनी, परिणय, मस्तानी, सुख शर्वरी, प्रेममयी आदि प्रमुख हैं। इस युग में के उपन्यासकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी सुधारवादी उपन्यास लिखे, जिनमें प्रमुख है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ जो उपन्यास है, इसमें हिंदू समाज की कुरीतियों पर इन्होंने प्रहार किया है, जबकि जो दूसरा उपन्यास है उसमें एक जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया है। इस प्रकार इनके ये दोनों ही उपन्यास सुधारवादी परंपरा के उपन्यास हैं। आपको जो मैंने विशेषताएं बताई हैं, किस विषय पर ये केंद्रित हैं, इसको आप अपने रजिस्टर में जरूर लिख लें। आगे देखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी उपन्यास का जो प्रथम चरण है उसमें सुधारवादी और मनोरंजन प्रधान उपन्यास ही अधिक लिखे गए। अन्य उपन्यासकारों में इसमें मन्नन द्विवेदी का नाम है, राधिका रमण प्रसाद सिंह है ना, लज्जाराम शर्मा हैं। इन्होंने भी इस युग में प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। इसी युग के उपन्यासों की जो विशेषता है उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं सुधारवादी और मनोरंजन प्रधान उपन्यास लिखे, तिलिस्मी उपन्यास थे, जासूसी थे, समाज सुधारवादी उपन्यास थे, और उनकी जो शैली थी वो वर्णन प्रधान, आत्मकथात्मक एवं संवादात्मक शैली थी। विषय, शिल्प एवं भाषा का जो विकास इस युग में हुआ, उसी का विकसित रूप हमें आगे के उपन्यासों में देखने को मिलता है। देखिए, प्रारंभ जहां से होता है वो उतना परिष्कृत नहीं होता, उतना मंजा हुआ नहीं होता, लेकिन एक पृष्ठभूमि तैयार करने में इस तरह के रचनाकारों का, इस तरह की रचनाओं का, उस काल विशेष का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यद्यपि इन उपन्यासों में अस्वाभाविकता है, आप यकीन नहीं करेंगे पढ़ते वक्त क्या वाकई ऐसा होता है। जो कल्पना की दुनिया में ले जाकर अपने पाठकों को चमत्कृत करने का जो कार्य इस युग के रचनाकारों ने किया है वो, और उसी के साथ अति मानवीयता जैसे दोष भी इनमें हैं, फिर भी ये माना जा सकता है कि इन्होंने प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। इस बात से इनकार हम किसी भी काल को पढ़ें, किसी भी रचना का प्रारंभ हम देखें, तो उसका जब तक देखिए प्रारंभ जहाँ होता है वहाँ पे चीज़ें उतनी परिष्कृत हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, वो आगे के लिए एक सीढ़ी तैयार करती हैं। तो उस योगदान को हम नकार नहीं सकते। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण युग है। और उपन्यासों की जब हम बात करते हैं, जिन जिन उपन्यासों का मैंने उल्लेख किया, तो जिस तरह का पाठक वर्ग होता है उसी तरह की रचनाएं उसको आकर्षित करती हैं। तो
तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास पढ़ने वालों के लिए इस युग की रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और उतनी ही रुचिकर हैं। आज भी लोग उसी चाव से चंद्रकांता को पढ़ना पसंद करेंगे और उसी तरह गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में भी अपनी रुचि दिखाते हैं। तो कभी अवसर मिले तो आप लोग जरूर पढ़िए। और ये इस हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास का प्रथम चरण था जिस पर हमने आज बात की। आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे क्लासरूम में इस पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपने रजिस्टर में इसे ज़रूर लिखें क्योंकि आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें उपन्यास है और आप पृष्ठभूमि को जब तक नहीं जानेंगे तब तक उस विधा को आप भली भांति नहीं समझ सकते। तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आज की ये कक्षा थी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।